नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो सनही का हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो सनही के द्वारा हम समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों को आपके सामने लेकर के आते हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं सिवान के जाने माने शिक्षाविद, समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक प्रियमत जी से। डॉक्टर अशोक प्रियमत यहाँ जेडे इस्लामिया कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं और सिवान के बड़े पत्रकारों में इनकी गिनती होती है। आप मूलतः सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के पंडितपुर गांव के रहने वाले हैं और सिवान मालवीय नगर में आपका अपना आवास है। वर्षों से आप सिवान मालवीय नगर में ही रहते हैं और सिवान में ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। आपने डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ाई की, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे और आपने भारतीय समाज में फिल्म का क्या प्रभाव है इस विषय पर आपने अपना शोध किया है और आप इसी विषय पर आपको पीएचडी की डिग्री मिली है। आप डॉक्टर अशोक प्रियमत जी हैं। आप विभिन्न समाचार पत्रों के लिए कॉलम लिखते हैं। यहाँ के दैनिक जागरण में आप वर्षों तक वरिष्ठ पत्रकार के नाते काम किए। रेडियो देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी पीटीआई के आप सिवान के प्रतिनिधि हैं और सबसे बड़ी बात है कि रेडियो और दूरदर्शन के लिए आपने सिवान से रिपोर्टिंग की है और उस दौर में रिपोर्टिंग की है जिस दौर में रिपोर्टिंग करना यहाँ अपने जान पर खेलने जैसी स्थिति थी। उस दौर में आप आकाशवाणी पटना के संवाददाता थे और आपकी पत्र, आपके द्वारा लिखे गए पत्र, जिले की चिट्ठी काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। लोग एक महीने तक इंतजार करते थे कि सिवान के वस्तु स्थिति पर डॉक्टर अशोक प्रियमत क्या सोचते हैं और आकाशवाणी की वो प्रस्तुति सिवान के गांव-गांव में सुनी जाती थी। और आपने शुरुआती दौर में, जिसे ईटीवी कहते हैं आज न्यूज़ 18 है, उसके लिए भी आपने काम किया। और मेरे जैसा पत्रकार कि आप गुरु हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपने इस सेगमेंट में अपने गुरु से ही बात कर रहा हूं और ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं नववर्ष को लेकर के। आपको भी आश्चर्य होगा, अप्रैल का महीना चल रहा है। हम लोगों ने तो जनवरी में 1 जनवरी को नववर्ष मना लिया है, लेकिन फिर हम अप्रैल में किस नववर्ष की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं डॉक्टर अशोक प्रियमत जी को विक्रम संवत 2078 जो कुछ ही घंटों के बाद शुभारंभ हो रहा है जिसका, मैं उसका बधाई देते हुए और अशोक भैया से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो विरोधाभास है, 1 जनवरी को एक नया साल बीता है, फिर आने वाले कुछ ही घंटों में हम विक्रम संवत का स्वागत करने वाले हैं। विक्रम संवत 2078 शुरू हो रहा है। तो भैया आप इस विषय में प्रकाश डालिए कि क्या है ये गोरख धंधा। जनवरी बीता, एक नया साल, फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं। धन्यवाद नवीन जी। सबसे पहले सनही रेडियो के श्रोताओं को मेरी ओर से नए संवत्सर की बधाई। वस्तुतः भारतीय इतिहास और संस्कृति के मूल स्वरूपों में कई तरह के बदलाव आते रहे हैं जी। और यह बदलाव विभिन्न प्रभावों से आते हैं। पाश्चात्य प्रभाव या विभिन्न आक्रमणों के कारण आते रहे हैं। उसी का एक प्रतिफल है कि हमारा अंतस, हमारा मानस 1 जनवरी को स्वीकारता है नए वर्ष के रूप में, जबकि भारतीय जनमानस, आर्ष संस्कृति कहती है कि संवत्सर की शुरुआत चैत प्रतिपदा से हो और इसकी शुरुआत ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व जो बहुत पॉपुलर राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ईसा सन ईस्वी जब से शुरू हुई उसके 57 वर्ष पूर्व उस दिन ये शर्त होती थी कि जो भी नया संवत्सर शुरू करने की राजा अगर सोचता है तो सबसे पहले उसके राज्य में कोई ऋणी न हो।
राजा अपने कोष से हर एक व्यक्ति के ऋण को चुकता करेगा और इसकी घोषणा वो करेगा। इसके बाद से किसी संवत्सर की शुरुआत हो सकती है। ये परंपरा दुनिया में कहीं नहीं थी जो भारत में उस समय शुरू हो चुकी थी, और उस दिन ऐसा हुआ था चैत प्रतिपदा को जब संवत्सर की घोषणा हुई थी। लेकिन कालक्रम में बाह्य आक्रमणों, बाह्य प्रभावों, कुछ बौद्धिक आक्रमणों और कुछ साजिशों के कारण इसे अपेक्षित महत्ता प्राप्त नहीं हो सकी और हम विचलित होते गए, या हमारे नियामक नियंता जो भी आए वो विचलित होते गए और हमारे मानस में कहीं ना कहीं अंतस में ये बात बैठती गई। जबकि ऐसा आप सोचिए ना कि 1 जनवरी को कहीं से उत्साह जैसा माहौल हमारे लिए संभव भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जाड़े की वो ठिठुरन झेलते हुए जब मन में उल्लास न हो, खुशी न हो, खुलापन न हो, कुछ नयापन न आए, तो फिर उस नए वर्ष के स्वागत की औचित्य कहाँ बनता है। एक बात जैसा कि मैं भी जानना चाहूँगा, मैं आपका छात्र रहा हूँ, इस नाते मेरा हक है जानने का, और मैं रेडियो स्नेही के श्रोता भी जानना चाहेंगे कि जब भारत का संविधान लागू होता है तो संविधान लागू करते समय जो घोषणा की जाती है वो विक्रम संवत के अनुसार घोषणा की जाती है। हम जब अपने संविधान के प्रस्तावना को देखते हैं तो ये है कि मिति इतना विक्रम संवत तदनुसार 26 जनवरी 1900 इतना को भारत का संविधान हम अंगीकार करते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय संवत की बात करते हैं, जो सरकार आज़ाद भारत अपना संविधान अंगीकार करती है तो वह विक्रम संवत के तिथि के अनुसार अंगीकार करती है। लेकिन जब हम सरकारी संवत की बात करते हैं तो हम विक्रम संवत को भूल जाते हैं, हम एक नया शक संवत की चर्चा शुरू कर देते हैं। और आज भी सारे सरकार के डॉक्यूमेंट में, सरकार के लेटरों में शक संवत की चर्चा होती है। तो सर, इतना बड़ा विश्वासघात विक्रम संवत के साथ हुआ, तो इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शक संवत की शुरुआत भी इसी के आसपास होती है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज हो। शक भारत का पर आक्रमण करने वाला एक दुर्दांत आक्रमणकारी जाति थी जी। शक, जो उस दौर में हुआ करती थी। बराह मेरी उसका नियंता या उस समूह का बौद्धिक प्रमुख था, ऐसा आप कह सकते हैं जी। कनिष्क। तो ऐसे दौर में जब भी कोई सत्ता आती है तो वह अपने ढंग से बहुत सारी चीजों में बदलाव करती है। शकों ने ये प्रयास भी किया और उसी के इसको कमजोर करने के लिए कमोबेश एक ही दौर है जब शकों का आक्रमण होता है, विक्रमादित्य के दौर में ही। जी। धीरे धीरे शक भी विलीन हो गए इस भारत के विशाल सांस्कृतिक धाराओं में, विभिन्न धाराओं में, और उनके द्वारा जो स्थापित मूल्य थे वे भी कहीं ना कहीं तिरोहित हो गए या उनका रूपांतरण भी हो गया। जी। लेकिन शक संवत जो स्थापित हुआ वह कहीं ना कहीं दस्तावेजों में आगे भी मिलता रहा। जी। दोनों में अंतर विरोध यह है कि यह पूर्णतः भारतीय मनीषा की उपज है। जी। विक्रम संवत यह इसलिए कि यह जो चैत माह का प्रतिपदा है, यह अवसर होता है कि एक ठिठुरन बड़े वातावरण से हम मुक्त हों, बसंत का स्वागत करें। जी। ये बसंत होता है। तो बसंत में खास तरह की जो मनोवृत्तियां होती हैं वह अपने उभार पर होती हैं। जी। दूसरी बात ये होती है कि फसलें हमारी घर तक आती हैं, जो खेत खलिहानों में फैली होती हैं, साल भर के परिश्रम का परिणाम जी। वह हमारे खेत खलिहानों से घर तक आता है। इससे बड़ी खुशी जनमानस के लिए
कुछ और नहीं हो सकती कि मौसम भी हमारे अनुकूल है और हमारे घर धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में हम नए साल की एक बेहतर शुरुआत के लिए एक अच्छा परिवेश पाते हैं प्रकृति के सपोर्ट के साथ। जी। इसका अनुपालन किसी ने नहीं किया। हम 1 जनवरी को बात करते हैं तो 1 जनवरी कहीं के लिए जो भी हो, हमारे लिए उसकी अहमियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा जनमानस या ऐसा राजनीतिक सांस्कृतिक वातावरण हम तैयार नहीं कर सके जिसमें इसकी व्यापक स्वीकृति हो। आज भी उसकी स्वीकृति है। हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, हमारी धार्मिक पूजा होती है या शादी के जो दिन तय होते हैं, सब कुछ विक्रम आधारित है जी। विक्रम संवत पर आधारित है। हम काल की गणना जो करते हैं वो जितना माइक्रो है, जितना सूक्ष्म है, उतना सूक्ष्म हम पल अपलक निर्निमेष कहते हैं इसको, सबसे छोटी इकाई समय की, वहाँ से शुरू करके मनवंतर तक जाते हैं। इतने सारे अंतर विभाजन हैं और सब वैज्ञानिक आधार लिए बैठे हैं। नक्षत्रों की गति के आधार पर उनकी जो गणना हम करते हैं, तो ये सब वैज्ञानिकता को भुला देना और नएपन के नाम पर, वैज्ञानिकता के नाम पर पाश्चात्य विचारों और दर्शन को अंगीकार करना, ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति रही, ये समझ से परे है। क्योंकि संविधान सभा में वस्तुतः आप इस नज़रिए से देखें कि संविधान सभा में भी कई धाराएं एक साथ काम कर रही थी जी। उसमें एक ऐसी धारा भी थी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपना गर्व करती थी जी। एक ऐसी विचारधारा थी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को पिछड़ेपन का कारण मानती थी जी। सदियों की कुंठा और निराशा और हताशा ने एक ऐसे मानस तैयार कर दिए थे, वातावरण ऐसे तैयार कर रखे थे जिसमें अपने स्वाभिमान के प्रति जो आग्रह होना चाहिए था, वो आग्रह कहीं दिखता नहीं था जी। हम आज़ादी की खुशी में बहुत सारी चीज़ों को हमने डुबो दिया जी। उसमें एक विक्रम संवत भी है जिसकी चर्चा आपने की, क्योंकि वो बलवती धाराएं थीं जी। जो मानती थी कि भारत की सांस्कृतिक विरासत गौरवपूर्ण नहीं है। ऐसी सोच और मानसिकता वाली जो धारा थी संविधान सभा में जी। वह मजबूत और सशक्त थी जी। इसलिए उसने अपने इन विचारों को वहीं तक रखा जहां तक लाना उसकी व्यवस्था थी। एक सीमा के बाद पिछड़ेपन के नाम पर इन सारी चीज़ों को, जो उदात्त और उच्च मूल्य वाली चीज़ें हैं जिस पर आज हमें गर्व होता है, उस दिन हमें गर्व नहीं होता था। बहुत अभी हम विक्रम संवत के सांस्कृतिक महत्व संविधान सभा में किस प्रकार इस देश की संस्कृति विरोधी तत्वों ने विक्रम संवत को दबा दिया, इस विषय पर हम अशोक भैया से सुन रहे थे। आगे भी हमारी ये बातचीत जारी रहेगी और जैसा कि आप जानते हैं कि आप रेडियो स्नेही का ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हम इस चर्चा को और आगे जारी रखते हुए अशोक भैया से इस विषय पर और कई सारे प्रश्न हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। नमन प्रकृति को नव वर्ष में जगत जीव जो तारती, जिससे जीवन जन जन को मिला उसकी पावन आरती। नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो। कहीं
सूरज और चंदा गगन, नव वर्ष हो शुभ आगमन। कहे सूरज और चंदा गगन, नव वर्ष हो शुभ आगमन। आओ मिलकर के हम सब करें हृदय से प्रकृति नमन। नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं की ओर से और अपने ओर से भी विशेष रूप से अशोक प्रियमत जी से मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारा बीच के कालखंडों में सांस्कृतिक पतन हो गया और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर एकदम तीव्र गति से दौड़ना शुरू कर दिए, लेकिन इधर पिछले 5-6 वर्षों से देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं इस देश में। गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाया जा रहा है, नई नई बातें उभर के आ रही हैं अपनी संस्कृति के संबंध में। अपने देश के गौरवशाली इतिहास की चर्चा हम अब गौरव के साथ करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि भारत सरकार को, विभिन्न राज्य सरकारों को विक्रम संवत की पुनः प्रतिष्ठापना हो सरकारी कामकाज में? जैसे बगल का छोटा सा देश नेपाल अपने सारे गतिविधि विक्रम संवत के अनुसार चलाता है। हमारे जीवन के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम घर में, जैसे आप चर्चा कर भी रहे थे, शादी विवाह हो, मुंडन हो, कोई भी जग हो, कुछ भी हो, तो हम पंचांग निकालते हैं, पंचांग को देखते हैं, विक्रम संवत के अनुसार तिथि तय करते हैं। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या भविष्य में? चाहे आपको संभावना दिखती है क्या कि भविष्य में ऐसी संभावना बनेगी कि हम अपने उस गौरवशाली विक्रम संवत को अंगीकार करके और जनमानस में विक्रम संवत को स्थापित करेंगे? सरकार इस क्षेत्र में भी क्या कोई पहल करती दिख रही है क्या भविष्य में आपको? देखिए, जो सरकार अभी मौजूद है उससे हमारी उम्मीद बनती है जी, हमें इच्छाएं हैं कि वो इस पर विचार करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सांस्कृतिक दो बातें हैं, एक सांस्कृतिक जड़ता जी, और एक सांस्कृतिक गत्यात्मकता। जी, तो हमारी संस्कृति गत्यात्मक रही है, जी, परिवर्तनशील रही है, जड़ नहीं है। जी, हर युग में कुछ नई चीज़ें हमें एडॉप्ट करनी होती हैं, जीवन में स्वीकारनी होती हैं, जी, और कुछ सड़ी गली चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। जी, तो समाज की गतिशीलता इसी पर निर्भर करती है और उसका विकास भी इसी पर निर्भर करता है। जी, आधुनिकीकरण के चकाचौंध में हम वो हर चीज़ छोड़ नहीं सकते जी, जो हमारे जीवन मूल्यों से बंधे हैं। जी, यह भी उसी का एक हिस्सा है। जी, ये हमारी मौलिक चिंतन दृष्टि का परिणाम है विक्रम संवत। जी, यह हमारी समस्त सांस्कृतिक विरासत की बुनियाद है विक्रम संवत। विक्रम संवत। उसमें हम नक्षत्रों की गतियों को और उसके गुणों और अवगुणों को तलाश सकते हैं। विक्रम संवत में प्रकृति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को हम इन नक्षत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। माघा क्या है, अश्विन क्या है, रोहिणी क्या है, स्वाति क्या है, ये जो गति है वो तो विक्रम संवत से संचालित है। ये चीज़ तो हम कहीं भी नहीं पा सकते हैं, किसी भी कैलेंडर में ये चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी। जी, और हर नक्षत्र के अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी और जीवन में होने वाले उन परिवर्तनों की दृष्टि से भी उनकी अपनी अहमियत है। किस नक्षत्र में हम क्या खाएं, कैसे रहें, जी, ये सारी स्पेसिफिकेशंस भी हमारे इन सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हैं। अब रह गई बात टकराव कहाँ होता है और सरकारें कहाँ इस निर्णय तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारे देश में जो विविधता है वह विविधता
इसमें आड़े आती है। जी जैसे इसे माना जाता है कि उत्तर और मध्य भारत के बीच यह ज़्यादा लोकप्रिय है। पॉपुलर है। तो जैसे जैसे बदलाव आते हैं तो टकराव के और बिंदु भी तैयार हो जाते हैं। जी इनसे बचने के लिए जबकि होना ये चाहिए थी, इसकी व्यापकता और दायरा बढ़ाया जाना चाहिए था विभिन्न स्रोतों से। जी ऐसा नहीं करके पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको किनारे रख देना ही अपना समझा उचित, जी और बाहर से अंगीकार कर लेना, चलो हम ये सब नहीं मानकर इसको अवैज्ञानिक करार देते हुए और नई पद्धति जो आ रही है पश्चिम से उसको हम सर्व स्वीकृत करा लेंगे, वह सबके लिए ज़्यादा सरल और सुगम्य होगा। ये चलती आई। इसका एक कारण और था कि पिछले 200 बरस के जो गुलामी अंग्रेजों के साथ रही, जी उस गुलामी ने भी हमारे मानस को बहुत कुछ बदल दिया था। तो एक बड़े साहस की जरूरत थी। जब हम नए संविधान लागू कर रहे थे तो बड़े साहस की हमें जरूरत थी, लेकिन ऐसा कोई भी साहसिक कदम हमारे तत्कालीन सरकार ने जोखिम नहीं उठाया। इसी का ये नतीजा है कि ढुलमुल तरीके से हम कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ सड़े गले, कुछ ऊंचे। अगर संस्कृति बची है तो वह व्यक्तिगत प्रयासों से बची है। जी सरकारी प्रयासों से कुछ नहीं बचना था यहाँ। अगर हमारे वैल्यूज, जीवन मूल्य, हमारे आर्ष ग्रंथ, उनकी उपादेयता, हमारे जीवन में उनका प्रवेश, प्रभाव अगर कहीं बचा है तो इसका कारण हमारे व्यक्तिगत प्रयास हैं। कोई भी संस्थागत प्रयास हमें नहीं दिखता इस दिशा में। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया। चर्चा के अंत में मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारा समाज जो है उत्सव धर्मी समाज है। हम बात बात पर उत्सव का अवसर ढूंढ निकालते हैं। कहा भी जाता है, जैसे कि अभी कोरोना काल में लोग कह रहे थे कि आपदा में भी लोग अवसर निकालते हैं। तो हम तो अपने पूरे जीवन के हर क्षण, हर बिंदु पर उत्सव खोज निकालना ये हमारे समाज की विशेषता रही है। और अभी कुछ ही घंटों के बाद मंगलवार अंग्रेजी तारीख के अनुसार 13 अप्रैल से हमारा गौरवशाली विक्रम संवत 2078 शुरू होने जा रहा है। तो ऐसा क्या करना चाहिए समाज को? एक मैं चाहूंगा कि आपकी ओर से एक संदेश जाए कि लगे कि ये हमारा नववर्ष है। ठीक है, 1 जनवरी को हम लोगों ने मना लिया है, हम अंग्रेजी नववर्ष मना चुके हैं। अब हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, मंगलवार से शुरू हो रहा है। हमारे इस बहुत बड़ा हमारे सांस्कृतिक जीवन का वासंती नवरात्रा भी शुरू हो रहा है, जो 9 दिनों तक चलेगा। और मैं जहाँ तक अध्ययन किया हूँ कि पहले के कालखंडों में होली से ये उत्सव शुरू होता था और रामनवमी तक चलता था। ये 9 वर्ष का ही उत्सव था। 9 वर्ष के जो साल बीत रहा है उसकी विदाई, आने वाले 9 वर्ष का स्वागत। तो एक अनुभवी पत्रकार के नाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को एक संदेश दें कि आने वाले जो मंगलवार हैं, मंगलवार को 13 अंग्रेजी तारीख के अनुसार 13 अप्रैल को सुबह जो 9 वर्ष शुरू हो रहा है विक्रम संवत, तो उसमें क्या किया जाए कि आसपास के समाज को लगे कि ये आज कुछ विशेष दिन है। अच्छी बात है। देखिए, उत्सव धर्मी समाज है और इस तिथि को या इसके आसपास के जो समय है वह हर राज्य में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, अलग भले नाम है जी, लेकिन वो मनाया जाता है। जी, आसाम हो या केरल हो या पंजाब हो, जी, इस अवसर को अलग अलग नामों से अलग अलग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस चैत महीने में विशेष, हाँ, कमोबेश हर एक आंचलिक क्षेत्र में ये प्रथा
परंपरा अलग अलग नाम से प्रचलित है। हम जिन मूल्यों को जीते हैं, जिस आस्था को हम जीते हैं, उसमें हमारा कर्तव्य ये बनता है कि सर्वप्रथम उस दिन हम स्वागत करें। हमारे ऋषि मुनि चिंतकों ने स्वागत की जो परंपरा कायम की है, जी उसको नाम दिया है आवाहन। जी हर चीज को, हर देवता को, प्रकृति के एक एक अवयव को उन्होंने अपने किसी भी काम में आवाहन किया है। आज भी छोटा बड़ा कुछ भी हम करते हैं तो उनका आवाहन करते हैं, नहीं? तो उसके लिए उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम भूर्भुव स्वः संवत्सर अधिपति अधियामि पूजयामि च। तो संवत्सर के जो अधिपति हैं जी ब्रह्मा, माना ये भी जाता है कि इसी दिन सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया जी था, सृष्टि की रचना भी ब्रह्मा ने इसी दिन आरंभ चाहे किया सुख था, प्रतिपदा ऐसी का हमारी मान्यता है। मान्यता है। तो हम उस अधिपति को इस संवत्सर के प्रथम दिन आवाहन करते हैं और उनसे हम ये अपेक्षा और अपनी कामना व्यक्त करते हैं, उनका पूजन करते हैं, अंगीकार भी करते हैं संवत्सर को। तो ये हमारी ओर से मतलब एक कृतज्ञता का भाव जी अपने सृष्टिकर्ता के प्रति और उन सब तत्वों के प्रति जो प्रकृति से जुड़कर हमको निर्मित और ये स्वरूप प्रदान किया है। जी यह दिन है थैंकफुल होने का, जिसको हम कहते हैं कृतज्ञ। तो यह कृतज्ञ समाज अपनी सृष्टिकर्ता के प्रति एक श्रद्धा, एक सम्मान पूजा के माध्यम से व्यक्त करता है और अपना ऋण स्वीकार करता है। जी तो ऐसा हमें बोध होना चाहिए और नई पीढ़ी में भी ये बोध जगाने चाहिए। जब परिवारों में ऐसी परंपरा चलेगी, ऐसे प्रयास चलेंगे, तो नई पीढ़ी में भी इस तरह की चेतना फैलेगी, जगेगी। हम इसी की कामना भी करते हैं और ये अपेक्षा भी करते हैं कि कोई भी जागरूक व्यक्ति या समाज इसको इसी रूप में अगली पीढ़ी को दाय भाग के रूप में सौंपे। ये सिलसिला, ये परंपरा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, विकसित होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया, आपका मार्गदर्शन हमें मिला और विक्रम संवत के संबंध में बहुत सारी जानकारियां भी मिली। मैं अपने श्रोताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि विक्रम संवत कुछ ही घंटों के बाद हमारा नया विक्रम संवत, नया साल शुरू हो रहा है और हम उत्सवधर्मी लोग हैं, तो हमको निश्चित रूप से कुछ ऐसा करना चाहिए कि आसपास के लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको लगे कि भाई कुछ विशेष तिथि है आज। तो फिर तैयार रहिए अपने नए विक्रम संवत, नए साल के स्वागत 2078 के स्वागत के लिए मंगलवार को। इसमें हमारे ओर से एक सुझाव हो सकता है आपके लिए कि आप उस दिन क्या कर सकते हैं। आप अपने घरों में मिष्टान भोजन बनवाएं, उस दिन अपने इष्ट देवता की पूजा करें, सब परिवार मंदिर जाएं, अपने अपने घरों पर हमारे संस्कृति का प्रतीक भगवा ध्वज फहरावें और अपने मित्रों को बधाई दें। लोगों को घर आमंत्रित करें या फिर लोगों से मिलने जाएं और समय निकालें एक दिन अपने सांस्कृतिक चेतना के लिए। इस नवचेतना के लिए आप निश्चित रूप से मंगलवार को मंदिर जाएं। दिन भी बहुत अच्छा है, हनुमान जी का दिन है, आप हनुमान जी की आराधना विशेष कर सकते हैं, अपने घरों में मिष्टान भोजन बनवा सकते हैं, अपने मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं, सब परिवार किसी मित्र के यहाँ मिलने जा सकते हैं और अपने गांव में जो पवित्र मंदिर हैं, गांव के जो मंदिर है, हर गांव में मंदिर हैं, आप उस दिन निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ
एक बार मंदिर जरूर जाएं और जा कर के आने वाला नववर्ष भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए मंगलकारी हो। इस वैश्विक महामारी कोरोना से हम इस नववर्ष में अच्छा से मुकाबला कर सके, कोरोना को परास्त कर सके, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करें। समय समय पर हम रेडियो स्नेही के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों की राय आपके बीच लेकर के आएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था डॉक्टर अशोक प्रियमत जी के बारे में कि अशोक प्रियमत जी हम पत्रकारों के लिए विकिपीडिया हैं। हमें जब भी कहीं कुछ ज़रूरत होती है कुछ जानने की, तो हम अशोक प्रियमत जी को देर रात को भी जगाते हैं, पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, इस विषय पर आपका क्या मार्गदर्शन है। तो मैं बता दूं कि आपने फिल्म के ऊपर तो बहुत बड़ा शोध किया ही है, सिवान की जो इतिहास है इस पर भी आपका बहुत बड़ा काम चल रहा है। अब बहुत जल्द समाज के सामने वो आने वाला है। सिवान का वह गौरवशाली इतिहास, सिवान की स्थापना से लेकर के आज तक का पूरा विवरण हम चाहेंगे कि हम अगले एपिसोड में बारी बारी से सिवान के एक एक बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करें, अपने श्रोताओं के बीच ले जाएं उस बात को। और मैं अशोक भैया से चाहूँगा कि आपकी अनुमति हो तो हम लोग अगले एपिसोड की भी तैयारी करें। आपके साथ फिल्म पर भी बहुत सारी चर्चा करनी है, फिल्मी गीतों पर आपने रिसर्च किया है और इतिहास पर आपका अभी काम चल रहा है। श्रोताओं, यह कार्यक्रम कैसा लगा? रेडियो स्नेही के यूट्यूब चैनल और परमार मीडिया ने मिलकर इस कार्यक्रम को बनाया है। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई अपना बहुमूल्य सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे रेडियो स्नेही और परमार मीडिया के नंबर पर कॉल करके अपना सुझाव दे सकते हैं। और आपको भी लगता है कि कुछ विषय आपके नज़र में अगर हों जिस पर सिवान के गौरवशाली इतिहास की चर्चा किया जा सके तो आप हमें निश्चित रूप से संपर्क करें। हमारी रेडियो स्नेही की इस यूट्यूब चैनल की टीम आपके बीच जाएगी और आपकी उस गौरवशाली इतिहास, चाहे उस महान व्यक्तित्व के विषय में जनता के सामने ले आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।